क्या आप जानते हैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे राइटर जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो देशों का नेशनल एंथम लिखा है। आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडिया का नेशनल एंथम तो लिखा ही है और उन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा था। मैं जब भी रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुनती हूँ मुझे एक बहुत ही मैग्निफिसेंट जो है वो पर्सनालिटी नज़र आते हैं। बहुत विशाल, डीप, काम, उनकी फ़ोटो देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। और उनकी जब मैंने चीज़ें पढ़ी तो बिल्कुल रिलेट हो पाया, एक पूरा जो संगम है वो बन पाया कि किस तरीके से उन्होंने इतना डीपली जाके ह्यूमन बीइंग के लव एसेंस को इतनी इम्पोर्टेंस दी और उन्होंने बताया किस तरीके से प्रेम इस दुनिया की सारी समस्याओं का हल हो सकता है। आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के शुरू से, चाइल्डहुड से लेके टीनेज ईयर्स और लास्ट तक के आखिर किन विचारों ने और किस फैमिली ने उन्हें के इन महान विचारों और उनकी इस पर्सनालिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया। वो उस ज़माने में आज के मॉडर्न ज़माने से भी कितना आगे थे, आपको ये मेरी इस पूरी स्टोरी के दौरान पता चल जाएगा। वो बिल्कुल भी टिपिकल स्कूल सिस्टम जो आज चल रहा है, लोगों को कंडीशन करने वाला बच्चों को, उसमें बिलीव नहीं करते थे। वो चाहते थे कि एक बच्चा अपनी तरफ से डिसाइड कर पाए, ना कि उसे कंडीशन किया जाए और लिबरेट हो पाए। वो नेचुरलिज्म के बड़े समर्थक थे। वो चाहते थे कि बच्चा खुद से जाके नेचर में सीखे। टीचर कैन प्रोवाइड गाइडेंस, बट उसे इंटरफेयर करके उसे बार बार सांचे में नहीं डालना है किसी, बल्कि खुद से उसे आगे बढ़ते रहने देना है। अब रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही समझदार फैमिली से आते थे। उनके पिताजी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ काफ़ी इंक्लाइन थे और वो ब्रह्मो समाज के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर्स माने जाते हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। और वो जगह जगह जाके अपनी स्पिरिचुअलिटी को डिस्कवर कर रहे थे। ऑल्दो उनकी मदर काफ़ी बीमार रहती थी, आखिर वो 13 बच्चे थे, उनके 13 सिबलिंग्स थे, तो इट वॉज ऑब्वियस फॉर अ वुमेन टू फॉल इल। उस वक्त शायद यही सिस्टम था, पर उनकी मदर के काफ़ी इश्यूज थे और उनकी मदर रविंद्रनाथ टैगोर की जब उम्र छोटी ही थी तभी गुजर गई। रविंद्रनाथ टैगोर इनफैक्ट खुद स्कूल में नहीं गए, उन्हें स्कूल जाना अच्छा ही नहीं लगता था, तो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए और उनको उनके जो भाई थे उन्होंने पढ़ाया। वो अपने आप को एक गार्जियन के द्वारा पला बड़ा नहीं बल्कि एक सर्वेंट का प्रोडक्ट मानते हैं, क्योंकि उनकी लगातार जो सेवा है वो या उनका ध्यान रखना है, सब कुछ सर्वेंट्स ने किया। क्योंकि उनकी मदर जो थी काफ़ी यंग एज में ही चली गई थी और उनके फादर भी अपने स्पिरिचुअल जर्नी या क्योंकि इंटेलेक्चुअल फैमिली थी, वेल्थ पावर प्रोसेस करती थी, इसमें काफ़ी व्यस्त रहते थे। धीरे धीरे ये भी अपने पापा के जो पथ है उस पर अग्रसर हो गए, ये भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर जाते हैं और अपने पिताजी के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के लिए पहले शांति निकेतन, फिर अमृतसर और उसके बाद लास्ट में हिमालय जाते हैं। कहते हैं कि अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर की जो म्यूज़िक कंपोजिंग है, जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर म्यूज़िक कंपोजर भी थे, राइटर भी थे, सॉन्ग राइटर भी थे। स्टोरीज, फिक्शनल स्टोरीज नहीं बल्कि एक ओवर 360 डिग्री इन्होंने जो है चीज़ें करी हैं, लिखी हैं। तो कहते हैं कि उनकी धुन में जो है गुरबानी और हर जगह जहाँ जहाँ वो गए उसका इन्फ्लुएंस पाया जाता है। बांग्ला के होने के बाद भी वो जो इन्फ्लुएंस थे हर जगह से हो गए थे और उन्होंने एक जो है बहुत ही अच्छा मिक्सचर जो था कंपोज कर दिया था म्यूज़िक में, जिस वो हर जगह का म्यूज़िक जहाँ जहाँ अच्छी धुन थी, मेलोडियस, उसको पिक करके वो एक साथ यूनाइट करने लगे थे। उन्होंने रक्षाबंधन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए थे, और ये नॉर्मल रक्षाबंधन का कॉन्सेप्ट जो पुराना चल रहा वो नहीं, हिंदू और मुसलमान को यूनाइट करने के लिए वो हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में रक्षाबंधन का कॉन्सेप्ट लाए थे। और उनको लगता था कि दोनों को एक दूसरे को राखी बांधनी चाहिए ताकि जो है हम जो डिवीज़न है वो नहीं बल्कि यूनिटी क्रिएट कर सके। अब सबसे ज़्यादा तो वो किस बात के लिए पॉपुलर है रविंद्रनाथ टैगोर जी, हम सबने छोटे पे पढ़ लिया होगा 4th या 5th क्लास में कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। वो पहले नॉन यूरोपियन कैंडिडेट थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और ये बात आज के टाइम पे भी बड़ी है और उस वक्त और ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि इंडिया खुद ब्रिटिश के अंडर में आता था और ब्रिटिश कभी नहीं चाहेगा कि किसी इंडियन को एक्चुअली जो है ये नोबेल प्राइज़ मिल जाए। पर उन्होंने अपनी गीतांजलि के लिए इसको प्राप्त किया था
लिटरेचर में, एंड ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन इट, और ही डिजर्व्स इट। मतलब उनकी जो राइटिंग्स हैं, इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने भी कहा कि वो इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे पढ़ के कि मतलब उन्हें लगता था कि जैसे वो किसी डिवाइन सोर्स से सीधा बात कर रहे हैं जब वो उनकी राइटिंग्स को पढ़ते थे। उनके एक भाई थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, जो आज आपको पता है आईएएस पीसीएस बना कितनी बड़ी बात होती है, उसको क्रैक किया था। पहले ये एग्ज़ाम लंदन में होता था, पर सिर्फ एलीट क्लास तक ही सीमित था, क्योंकि लंदन पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पर उनके भाई जो थे वो पहले इंसान बन गए थे इंडिया से जिसने ये जो आईएएस एग्ज़ाम उस वक्त का होता था, मतलब इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो उस वक्त ब्रिटिश करा रहा है, उसको क्वालिफाई किया था। इनका इन्फ्लुएंस, इनफैक्ट ये किस महान लोगों के साथ बैठते थे, कितने सारे महान लोग थे जिनके संग ये बैठते थे और डिस्कशन करते थे, उससे भी पता लगा सकता है। अगर आप सर्च मारेंगे तो आप पाएंगे कि कितने बड़े बड़े लोगों के संग, आइंस्टाइन के संग, जवाहरलाल नेहरू के संग, महात्मा गांधी के संग की फ़ोटोज़ पाई जाएंगी। इनके बहुत अच्छे दोस्त थे एक राजा राम मोहन रॉय। ये दोनों डिस्कस कर लेते थे कि कैसे जो है हम मिक्सचर क्रिएट कर सकते हैं कि इंडियन चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दें, और अगर हमने ब्रिटिशर्स से कुछ सीखा है तो उनका भी जो पार्ट है हम ले सकते हैं। पूरा धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है आज़ादी में कि हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि हम हटा दें। अगर साइंस, क्रिटिकल थिंकिंग, टेक्नोलॉजी हमारा भला कर सकती है तो वो पार्ट अच्छा है, तो वो हम ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस वक्त कही थी नेशनलिज्म की, एंड माई कंट्री शैल अवेक, आपने ज़रूर पढ़ी होगी ये। अब उसमें नेशनलिज्म उनका आज का टिपिकल नेशनलिज्म नहीं था जो सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड्स पे जिंदा होता है, पर लिटर करने में नहीं, यहाँ पे आसपास कूड़ा फेंक दो, उठाने में उनकी मौत आ जाती है। वैसा नेशनलिज्म नहीं, इज थिंकिंग बियॉन्ड। नेशनलिज्म तो वो सपोर्ट करते ही थे, पर कहते थे ये मत सोचो मेरा ही देश सबसे सुप्रीम है। इस सुप्रीम की फीलिंग के संग अगर आप आएंगे, सुपीरियरिटी की फीलिंग के संग आएंगे, तो आप नेशनलिज्म नहीं बल्कि भेदभाव को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और वो शायद गांधी के साथ इसमें कई दफ़ा खड़े नहीं थे, जो उनकी डेफिनेशन थी। वो इंटरनेशनलिज्म को और महान ग्लोबल लेवल पे मानते थे। आपने ये कहावत भी सुनी होगी, हमारे यहाँ जो बहुत पॉपुलर है, जब भी कोई बाहर से आता है हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, कि जो है हमारा होल वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। वही चीज़ वो कह रहे थे, अपने आप को महान बनाओ लेकिन सबके साथ चलने के लिए भी तैयार रहो, लड़ने के लिए नहीं हर वक्त। ब्रिटिशर्स ने उन्हें नाइटहुड के जो टाइटल से सम्मानित किया था, और ये छोटा मोटा टाइटल नहीं था उस वक्त, ये बहुत बड़ा टाइटल था नाइटहुड का। और ब्रिटिशर्स जो थे उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन वो भी आज़ादी के पूरे फेवर में थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हुआ क्या कि जब जालियांवाला बाग वाला मैसेकर हुआ तो उन्होंने ये जो टाइटल था लौटा दिया बहुत प्यार से, और कहा कि आप बातें तो कुछ और करते हैं। अंग्रेज़ों से कहा उन्होंने कि आप बातें तो कुछ और करते हैं लेकिन करते कुछ और हैं, इसीलिए आप अपना जो टाइटल है ये नाइटहुड का अपने पास ही रख लीजिए वापस। और उन्होंने आखिरी दम तक लिखा, अपने कल्चर को सपोर्ट किया और म्यूज़िक कंपोज किया। इनफैक्ट मुझे लगता है इतनी इम्पोर्टेंस उन्हें नहीं मिली, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे पॉपुलर होना चाहिए मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, अपनी राइटिंग्स, अपना फोकस और जो लिखा है इतना प्यारा। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ उनकी बुक्स ज़रूर खरीदिए ट्रांसलेटेड वर्जन्स में भी, और आपको नहीं अच्छा लगता है तो आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ की जो भी उनके नोटेबल वर्क्स हैं उनकी मूवीज़ मिल जाएंगी, आप वो भी देख सकते हैं। नौका डूबी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मूवी भी देख सकते हैं। मैंने खुद मूवी देखी है उसकी, पर वो बताते हैं कैसे जो है वर्ल्ड, कैसे जो है तुम्हारी हर बात जो है घूम फिर के आ जाती है तुम्हारे पास, और कैसे तुम्हारा भला हो जाता है। मतलब देख के आपका जो दिल है वो लिटरली फुल हो जाएगा।